Welcome to the course of Sports Psychology. I am here, your course instructor, Nazia Yaqub. Our today's lecture is about mental toughness in sports. The main contents that we will cover today's lectures uh, include definition of the mental toughness, then qualities of a mentally tough athlete, assessment of mental toughness, fostering mental toughness. First of all, definition is here. Mental toughness is the ability to resist, manage, and overcome doubts, worries, concerns, and circumstances that prevent you from succeeding or excelling at a task or towards an objective or a performance outcome that you set out to achieve. From this definition, you can understand दैट मेंटल टफनेस बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी का नाम है जो कि रेजिस्टेंस का रोल प्ले करती है किस चीज़ में आपको जो वरीज आ रही होती हैं जो डाउट्स हैं या जो ऐसे सर्कमस्टांसेस जो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के रास्ते में रुकावट का रोल प्ले करते हैं या आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं हर वो चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है आपको अच्छी परफॉर्मेंस देने से रोकती है उसके ज़ेर असर आने से रोकना मेंटल टफनेस इस एबिलिटी का नाम है कि वो आपके ऊपर उस एक ऐसी कंडीशन को हावी ना होने दे जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस नेगेटिवली इफेक्ट हो बल्कि मेंटल टफनेस बेसिकली इस चीज़ का नाम है कि खुद को संभाले रखना सिचुएशन ऐसी हो रही है दैट यू कैन फील डाउन आप डाउन फील कर सकते हैं आप होप लूज कर सकते हैं बट मेंटल टफनेस जिस पर्सन के अंदर होगी वो होप लूज नहीं करेगा वो उस चीज़ से उस चीज़ के ज़रिए असर जल्दी नहीं आएगा बल्कि हर उस डाउट को वरी को अपने ऊपर मुसल्लत होने से रोक लेगा रेजिस्ट करेगा तो बेसिकली मेंटल टफनेस एक ऐसी एबिलिटी है जो आपको आपके सर्कमस्टांसेस को मैनेज करने में हेल्प आउट करती है बजाय इसके कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर वो चीज़ें नेगेटिवली इफेक्ट करें आप अपनी परफॉर्मेंस में स्टेबल रहते हैं Further, mental toughness is being able to suffer the longer. ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसे हम कहते हैं कि ये मेंटल टफनेस है नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कौन सी चीज़ें हैं जो मेंटल टफनेस नहीं है लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि किन क्वालिटीज़ को हम कहते हैं ये उस एथलीट के अंदर मेंटल टफनेस को इंडिकेट करता है if an athlete is being able to suffer the longest stressful circumstances ज़्यादा ड्यूरेशन तक चलते रहें अंडर स्ट्रेस ज़्यादा अरसे तक रहना और उस चीज़ को फेस करते रहना मीन बीइंग एबल टू सफर द लॉन्गेस्ट नेक्स्ट है बीइंग विलिंग टू डू व्हाट अदर एथलीट्स वांट टू ऐसा करने की अहलियत रखना जो दूसरे एथलीट ना कर सकते हों टफ सर्कमस्टांसेस में फाइट करना परफॉर्म करना हर एथलीट के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती ऐसे टास्क परफॉर्म कर सकना जो हर एथलीट ना कर सके नेक्स्ट है अबाउट योर एटीट्यूड एंड द वेज यू थिंक आपके एटीट्यूड के बारे में है कि आप कैसा रवैया रखते हैं उस सिचुएशन के बारे में उस कंडीशन के बारे में और आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं बेसिकली मेंटल टफनेस उन लोगों में ज़्यादा होती है जो पॉजिटिविटी रखते हैं पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आपके एटीट्यूड्स और आपके वेज ऑफ थिंकिंग जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं नेक्स्ट है मेंटल टफनेस इज अ हैबिट द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स जितना आप इसको ट्रेन करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी एक हैबिट है इसको आप डेवलप करते हैं फर्दर मेंटल टफनेस इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग रिगार्डलेस ऑफ योर सिचुएशन आपकी सिचुएशन कोई भी हो आप जीत रहे हैं आप हार रहे हैं आपका काम है अब मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना अच्छी परफॉर्मेंस देना आप परफॉर्म करते जाएंगे जो भी सिचुएशन हो आप उसको फोकस नहीं करेंगे आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करेंगे फाइट करते जाएंगे रिमेनिंग कॉन्फिडेंट अंडर प्रेशर जितना मर्जी प्रेशर हो कॉन्फिडेंट रहेंगे ये मेंटल टफनेस है टॉलरेटिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट पेन को और डिस्कम्फर्ट को फेस करना टॉलरेट करना मेंटल टफनेस कहलाता है जितनी ज़्यादा ये सिचुएशन
वर्ड्स होती चली जाए, जितनी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आए रास्ते में आप उसको भी फेस करते चले जाएं, जितनी ज़्यादा पेन आए आप उसको टैकल करते जाएं, ये मेंटल टफनेस है। नाउ मेंटल टफनेस इज नॉट, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेंटल टफनेस नहीं है? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, गिविंग अप व्हेन इट गेट्स हार्ड। जैसे ही मरहला मुश्किल हो आप गिव अप कर दें, ये मेंटल टफनेस नहीं है। रास्ते के अंदर जितनी मर्जी मुश्किलात आए, यू हैव टू फाइट। देन है हैविंग अ बैड एटीट्यूड व्हेन यू लूज, फेल और मेक अ मिस्टेक। फेलियर का शिकार होते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं या लूज कर लेते हैं गेम को, तो आप बैड एटीट्यूड का मुजाहरा करेंगे, मैं क्यों जो हार गया, या ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मुझे ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देनी चाहिए थी। ऐसे बैड एटीट्यूड को शो करना मेंटल टफनेस के नहीं कहलाता, बल्कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको ब्रेवली फेस करना जो है वो मेंटल टफनेस है बेसिकली। समथिंग यू एक्वायर इन वन डे। मेंटल टफनेस आप एक दिन में हासिल नहीं कर सकते, ये एक हैबिट है, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। वन डे यू कैन नॉट अचीव इट। नेक्स्ट है अबाउट द डेस्टिनेशन। ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है कि आपने एक चीज को अचीव कर लिया एंड दैट्स ओके, दैट्स ऑल, नो। बल्कि ये आपकी डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए एक एबिलिटी है, जिसे आपको कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ का, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। ये एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं है, इससे आपको इंट्रिंसिकली मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को। आप खुद से इस चीज़ के लिए जब तक मोटिवेटेड नहीं होंगे मेंटल टफनेस डेवलप करने के लिए, उस वक्त तक आप इस चीज़ को अपने अंदर नहीं लेके आ सकते, उस वक्त तक आप मेंटली टफ नहीं हो सकते जब तक आप खुद होना ना चाहें। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको मेंटल टफनेस डेवलप करने में हेल्प नहीं करेगा, आपने इंटरनल मोटिवेशन लेके आना है। नाउ क्वालिटीज ऑफ अ मेंटली टफ एथलीट। The first one is calm under pressure. When talking about calm under pressure, athlete is calm under pressure, staying cool in the heat of competition. He might get a little nervous or excited before the action, but he is fully in control and does not allow this arousal to become a hindrance in his performance once the game begins. Second quality of a mentally tough athlete is unfazed, not surprised. He or she is unfazed by the competition or the condition in the arena when a bigger, tougher, or faster competitor enters the field. He does not falter or hesitate, but instead perform with its best efforts. He or she does not rain or shine, but he brings a best performance during all the conditions. कोई भी कंडीशन हो कंपटीशन में, हम किसी भी प्लेयर्स के अगेंस्ट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम अगर आ जाती है, तो ऐसे प्लेयर्स जो हैं जो मेंटल टफनेस रखते हैं वो उस चीज़ से घबराते नहीं हैं, सरप्राइज नहीं होते हैं कि अब हम क्या करेंगे, बल्कि वो उस सिचुएशन को फेस करते हैं, टैकल करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वालिटी है मेंटल टफ एथलीट्स की, दैट इज अमेजिंग पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन। He or she has amazing powers of concentration and able to focus on what's important and block out everything else. He does not allow thoughts about the past or the future to interfere in her recent performance. He is easily able to stay fully present in the now. जो कंडीशन होती है जहाँ पे वो होते हैं, वो उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो अपने फ्यूचर को और अपनी पास्ट को इस चीज़ के ऊपर इफेक्ट नहीं होने देते कि अब जो हम परफॉर्म कर रहे हैं इसके ऊपर मेरी प्रीवियस जो वीक परफॉर्मेंस है उसका क्या इफेक्ट है, या आने वाले में टाइम के ऊपर मेरी करंट परफॉर्मेंस का क्या इफेक्ट होगा, इन चीज़ों को वो इंटरफेयर नहीं होने देते हैं। जो नेक्स्ट एबिलिटी है या क्वालिटी है हमारे पास मेंटली टफ एथलीट्स की, दैट इज लेजर फोकस। He or she is a competitive kind of tunnel vision.
Once that whistle blows or the clock starts, he or she is laser focused only on the things that matters most in that moment. उस टाइम जो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? This ability enhanced their ability to react quickly, physical awareness of his or her teammates or competitors, and connection to the arena, ball, balance beam, swim lane, or whatever others इज देयर। जिस चीज के ऊपर फोकस करना होता है, जो भी जिस भी गेम का वो हिस्सा होते हैं उसके ऊपर वो इतना कीनली फोकस करते हैं, लेजर फोकस उनकी एबिलिटी होती है कि वो फौरन फौरन उस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जो भी उनकी गेम है उसके ऊपर उनके फोकस के ऊपर ही वो डिपेंड कर रही होती है। जितना ज्यादा लेजर फोकस्ड वो होंगे उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सकेंगे इन दैट गेम। द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ mentally tough athlete is winning attitude। ऐसे एथलीट जिनके अंदर मेंटल टफनेस का लेवल बेहतर होता है या मेंटल टफनेस वो रखते हैं, उनके अंदर विनिंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ विनिंग एटीट्यूड? ही हैज़ अ विनिंग एटीट्यूड, ही ऑलवेज शोज अप टू प्रैक्टिस एंड गेम्स ऑन टाइम, फुली रेडी टू डू हिज बेस्ट। जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसमें वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं। He is supportive of his teammates and does what he can to improve his or her performance and to win the game. He knows his limits even when a win seems out of reach. He listens to the coach and puts in extra practice hours to perfect a move. He remains positive and trains like a champion no matter what is the condition on that space. कोई भी ऐसा एथलीट जिसके अंदर विनिंग एटीट्यूड होता है, उसे अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, अपनी उस गेम को विन करने के लिए मैक्सिमम कोशिश वो करता है। उसमें क्या होता है, अगर कोच की तरफ से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी पड़ती है किसी मूव को परफेक्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो वो उसको भी परफॉर्म करते हैं और अपने उस प्रैक्टिस के अंदर पॉजिटिव रहते हैं। किसी भी गेम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक मेन की फैक्टर है कि आप पॉजिटिव रहें। Until and unless you are positive, you cannot perform better। जो नेक्स्ट क्वालिटी हमारे पास आ रही है मेंटली टफ एथलीट की, वो है डज द वर्क एंड हैज एन ओपन माइंड। ये एथलीट जो उनको टास्क दिया जाता है उसको परफॉर्म करते हैं। जब भी कोई लर्निंग के लिए कोई स्टेज आती है, उसमें कोई अगर उनको कोई टास्क असाइन किया जाता है या एक्स्ट्रा ट्रेनिंग असाइन की जाती है, वो उसको परफॉर्म करते हैं। He or she does the work and has an open mind when it comes to learning। सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, अच्छे मूव के लिए अगर उनको कुछ करना पड़ता है तो उस चीज़ के अंदर डेफिनेटली अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं। She does not tune out good advice when it seems inconvenient and is always looking to learn from the new advices and new environment. Even when she is off the field, she reads or listens, watches videos, and does exercises to train her body and mind in becoming a stronger and smarter athlete। फर्ज करें एक एथलीट जो है वो आउट ऑफ फील्ड है, ऑफ द फील्ड है राइट नाउ। ऑफ द फील्ड से मुराद ये है कि वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, कुछ रेस्ट टाइम मिला हुआ है किसी इंजरी की वजह से, या वैसे गेम टीम का हिस्सा वो फिलहाल नहीं है, उनको नेक्स्ट कंपटीशन में ऐड किया जाएगा। तो जो ऑफ द फील्ड उनका टाइम होता है उसको भी वो ज़ाया नहीं करते हैं, उसमें भी वो बिजी रहते हैं कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक्स को लर्न करने में। फॉर एग्जांपल रीडिंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं, मूवीज देखते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने आप को, अपनी बॉडी को अच्छे, स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर एथलीट बनने के लिए वो ट्रेन करते रहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट एंड बिलीव्स इन हिमसेल्फ। मेंटली टफ एथलीट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने ऊपर उनको बिलीव होता है दैट आई कैन डू इट। He or she is confident and believes in himself or herself no matter what। He does not listen to the naysayers, a person who criticizes objects or oppose something। कि जितने भी उनके अगेंस्ट लोग हों, वो कुछ भी
रिमार्क्स जो हैं वो देते रहे हैं, वो चीज़ उन पे इफेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल देखिए कंपटीशन के अंदर क्या होता है, अपोजिट टीम के मेंबर्स जो हैं बाज़ औक़ात टॉन्ट कर रहे होते हैं, बुलिंग कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें भी मेंटली टफ एथलीट्स के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही होती। या किसी एक प्लेग्राउंड के अंदर दो डिफरेंट टीम्स खेल रही हैं, ओपोनेंट टीम के जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो भी बाज़ औक़ात नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं, तो उनके कमेंट से डिस्टर्ब ना होना, अपनी गेम के अंदर कॉन्फिडेंट रहना, अच्छी परफॉर्मेंस देते रहना, इन एथलीट्स के अंदर, मेंटली टफ एथलीट्स के अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है। He knows he can do this and has no intention of giving up. Because ये एथलीट्स जानते हैं कि वो जिस काम के लिए फील्ड के अंदर हैं वो उसे कर सकते हैं, और उनकी इंटेंशन जो है वो यही होती है दैट वी हैव टू विन द गेम एंड वी हैव टू परफॉर्म बेटर। वो गिविंग अप की तरफ वो नहीं जाते हैं, वो गिव अप नहीं करते हैं अपनी जिस स्टेट के अंदर होते हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस देते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी आती है मेंटली टफ एथलीट्स की, वो है डू नॉट शेक हिज और हर बिलीव। अपने बिलीव्स को वो शेक नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर एक फर्म बिलीफ होता है दैट आई विल विन द गेम। जो मेंटली टफ एथलीट होते हैं, जब वो ये फर्म बिलीफ लेके आते हैं, इस बिलीफ के साथ आते हैं कि दैट वी विल परफॉर्म बेस्ट विद आवर बेस्ट, वो बेस्ट परफॉर्मेंस देते भी हैं। और उनके बिलीव्स जो हैं वो ऐसे नहीं होते कि जिनको आप इजीली डिस्ट्रॉय कर सकें, शेक कर सकें, बल्कि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बिलीव्स के साथ आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी होप लूज नहीं करते हैं। अपने अगर थोड़ा सा कोई मिस्टेक होती भी है गेम के अंदर, तो बजाय इसके कि उसको मैनेज कर नेगेटिवली वे में लें, उसको मैनेज करते हैं और उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इफेक्ट अगर आ गया है, तो हमने अब डबल जो है बूस्टअप किस तरह से करना है अपनी परफॉर्मेंस को। तो उसके लिए एफर्ट्स को ये कंटिन्यू रखते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है मेंटली टफ एथलीट्स के अंदर। नाउ असेसमेंट ऑफ मेंटल टफनेस। हम मेंटल टफनेस को असेस कैसे कर सकते हैं, कौन से वेज हैं, किन मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। मेंटल टफनेस क्वेश्चनर हमारे पास मौजूद है, 50 आइटम्स का एक स्केल है। डिफरेंट मेंटल टफनेस के स्केल्स हैं जिनकी थ्रू हम मेंटल टफनेस को मेजर कर सकते हैं। Harrison has developed a paper and pencil instrument, mental toughness questionnaire 50 item, and attempt to measure 5 aspects of mental toughness in the athletes in the persons who are opting this to measure their mental toughness level. उनके अंदर किस हद तक टफ वैल्यूज हैं, टफ स्किल कितनी है अच्छी हैं उनके अंदर, टफ इमोशंस कितने हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर मेजर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट्स मेंटल टफनेस क्वेश्चनर, 14 आइटम स्केल है। इसकी 14 आइटम्स हैं। ये किसी भी आम जनरल पॉपुलेशन में हम इसको मेजर कर सकते हैं। आम तौर पर जितने भी एथलीट्स हैं, जितनी भी गेम्स हैं, उनके अंदर हम इसको एथलीट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल गेम्स के लिहाज से इसके अंदर स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, किसी एक स्पेसिफिक गेम से रेलिवेंट नहीं है, ओवरऑल ये एथलीट्स को टारगेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है MTQ48, जिसे हम मेंटल टफनेस क्वेश्चनर 48 भी कहते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चनर है जो कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर मेंटल टफनेस को मेजर करता है। इसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स और पेरेंट्स जो हैं उनको ज़्यादा मेजर किया गया है। इसकी नॉर्म्स के अंदर वो लोग शामिल हैं। आमतौर पर ये जनरल पॉपुलेशन का स्केल है। नेक्स्ट हमारे पास है AFMTI, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल मेंटल टफनेस इन्वेंट्री। ये स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम के लिए डेवलप की गई इन्वेंट्री है। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम की मेंटल टफनेस को इसके अंदर असेस किया जाता है। इनमें से हर स्केल जो है अपनी अपनी जगह मेंटल टफनेस को मेजर कर रहा है, लेकिन हमने जब चूज करना है किसी भी एथलीट के अंदर मेंटल टफनेस को मेजर करने के लिए, तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस के अंदर कौन सी चीज़ आती है कि हमने अगर कंपेयर करना है एथलीट एंड नॉन एथलीट को, तो फिर उसमें हम ऐसे स्केल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर मेंटल टफनेस को मेजर करते हैं। और अगर हमने सिर्फ एथलीट्स को मेजर करना है, तो स्पोर्ट्स मेंटल टफनेस क्वेश्चनर जनरल जो हमारे पास मौजूद है, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया
कि कौन सी फील्ड, कौन सी गेम के एथलीट हैं, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ फुटबॉल टीम के अंदर मेंटल टफनेस मेजर करना चाह रहे हैं तो हम अडेप्ट कर सकते हैं AFMTI ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल मेंटल टफनेस इन्वेंट्री को। उसको अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने कंट्री के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई करके हम अपने एथलीट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अक्रॉस कंट्रीज होगा तो फिर हमें जनरल स्केल ढूंढना पड़ेगा क्रॉस कल्चरल स्टडी के लिए। यहाँ पे स्पोर्ट्स मेंटल टफनेस क्वेश्चनर जो है उसकी आइटम्स उनको हमने स्टेट किया हुआ है, क्योंकि ये जनरल स्पोर्ट्स से रिलेवेंट है तो हम इसको बेसिकली इन डिटेल स्टडी करेंगे। स्पोर्ट्स मेंटल टफनेस क्वेश्चनर के अंदर 3 मेजर एरियाज हैं जिनको वो मेजर कर रहा है। 3 C's हैं। C1 इज फॉर कॉन्फिडेंस, C2 मेजर कर रहा है कॉन्स्टेंसी को, और C3 मेजर कर रहा है कंट्रोल को। अब वन बाय वन देखते हैं कि इन एरियाज के अंदर रेलिवेंट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। फर्स्ट हमारे पास जो C1 है दैट इज कॉन्फिडेंस। इसके अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो वन बाय वन हम देख लेते हैं। आई इंटरप्रेट पोटेंशियल थ्रेट्स एज पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज। ये उस एथलीट के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को मेजर करने वाली स्टेटमेंट है। आई हैव एन अनशेकेबल कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटी। लेकिन अगेन इस स्टेटमेंट के अंदर ही वर्ड मौजूद है कॉन्फिडेंस को मेजर करने के लिए। आई हैव क्वालिटीज दैट सेट मी अपार्ट फ्रॉम अदर कंपिटिटर्स। जो दूसरे कंपिटिटर्स हैं उनसे मुझे अलहदा करने वाली क्वालिटीज मेरे अंदर मौजूद हैं। आई हैव व्हाट इट टेक्स टू परफॉर्म वेल व्हाइल अंडर प्रेशर। हमने जो पहले बात की कि मेंटल टफनेस के अंदर हम किसे कहते हैं मेंटल टफनेस, कि ऐसे एथलीट अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास स्टेटमेंट है अंडर प्रेशर आई एम एबल टू मेक डिसीजंस विद कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट। यानी अगर हमें अंडर प्रेशर इन एथलीट्स को काम करना भी पड़े तो इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये अपने डिसीजन फौरन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आई कैन रीगेन माई कंपोजर इफ आई हैव मोमेंटरली लॉस्ट इट। अगर किसी भी स्टेट के ऊपर मैंने अपने मोटिवेशन को लूज कर दिया है, मैं उसे दोबारा से रीगेन कर सकता हूँ फौरन से। यानी कि इन एथलीट्स को जो मेंटल टफनेस रखते हैं इनके ऊपर अपनी ज़ात के ऊपर इतना बिलीफ होता है दैट दे कैन रीगेन देयर ओन कंपोजर इफ दे लॉस्ट एट एनी टाइम। नेक्स्ट हमारे पास जो C2 है दैट इज कॉन्स्टेंसी। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास स्पोर्ट्स मेंटल टफनेस क्वेश्चनर का। इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है आई एम कमिटेड टू कंप्लीटिंग द टास्क आई हैव टू डू। मैं इस चीज़ के ऊपर कमिटेड हूँ कि जो टास्क मुझे दिया गया आई कैन परफॉर्म इट। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिंग माई सेल्फ चैलेंजिंग टारगेट्स। मैं अपने आप को टारगेट और चैलेंजिंग्स को फेस करने के लिए, सेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हूँ। मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं अपने लिए खुद चैलेंज चूज कर सकता हूँ, खुद टारगेट चूज कर सकता हूँ और उनको अचीव भी करना है। नेक्स्ट आई गिव अप इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। डिफिकल्ट सिचुएशन में गिव अप कर देता हूँ, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। स्कोरिंग इसकी जो है बेसिकली हम नेगेटिव करेंगे। अगर इसके ऊपर वो यस कहता है तो इट मीन्स कि हम उसको 0 स्कोर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आई गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली एंड लॉस बाय कंसंट्रेशन। जैसे ही मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ मैं अपनी कंसंट्रेशन लूज कर देता हूँ। ये अगेन एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। आमतौर पर जो मेंटली टफ एथलीट्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो अपनी कंसंट्रेशन को लूज नहीं करते डिस्ट्रैक्शन के बावजूद। नेक्स्ट C3 हमारे पास है कंट्रोल। आई वरी अबाउट परफॉर्मिंग पुअरली। मुझे इस चीज़ की टेंशन है कि मैं पुअर परफॉर्मेंस दूंगा। आई एम ओवरकम बाय सेल्फ डाउट। मैं अपने सेल्फ डाउट को के अंडर आ सकता हूँ या मैं उनको ओवरकम कर सकता हूँ। आई गेट एंक्शियस बाय इवेंट्स आई डिड नॉट एक्सपेक्ट और कैन नॉट कंट्रोल। मैं उन इवेंट से एंक्शियस जल्दी हो जाता हूँ जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। ये भी मेंटल टफनेस एथलीट्स के लिए एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसका स्कोर भी हम नेगेटिवली जो है वो कंट्रोल करेंगे। लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास कंट्रोल की। आई गेट एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड व्हेन थिंग्स डू नॉट गो माय वे। जिस तरह से मैंने प्लान किया होता है जब चीज़ें उस तरह से नहीं होती हैं तो मैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता हूँ। अगेन दिस स्टेटमेंट इज नेगेटिव स्टेटमेंट।
or reverse statement in this scale. So these were the three subscales or सब factor of sports mental questionnaire. इसके अंदर हमने देखा हर स्केल के अंदर, हर सब फैक्टर के अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जो उसको इंडिकेट करती हैं. बेसिकली ये जनरल स्पोर्ट्स को मेजर करने के लिए एक अच्छा स्केल है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास स्टेट है कि हमने मेंटल टफनेस को फोस्टर कैसे करना है. हाउ वी कैन इम्प्रूव मेंटल टफनेस इन एथलीट्स. व्हाट आर द वेज फॉर इट. पहला हमारे पास है एक्सरसाइजेस दैट विल ट्रेन योर ब्रेन टू परफॉर्म एट योर पीक. ऐसी एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाएं, करवाई जाएं एथलीट से जो उनकी परफॉर्मेंस को पीक तक ले जाएं. प्लस प्ले टू विन. गेम को विन करने के लिए खेलें. किस तरह से? इट इज डाउटफुल Brady entered the second half of the game telling himself, I hope we don't embarrass ourselves. एक एथलीट अगर अपने आप को इस चीज के इस स्टेटमेंट के साथ गेम के अंदर करता है, एंटर होता है, तो उसकी वजह से वो अपने डिटर्मिनेशन को पॉइजन कर लिया. उसने उसने अगर ये कहा कि मैं होप करता हूँ कि मैं इस गेम को लूज नहीं करूंगा, तो वो अपने लिए एक नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ एंटर हो रहा है. हाँ, अगर वो इसकी बजाय ये कहे कि आई होप आई विल विन द गेम एंड वी विल बी हैप्पी, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसकी वजह से उस पर्सन के अंदर विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो पॉजिटिव स्टेटमेंट उसको हेल्प आउट करेगी फॉर विनिंग. द नेक्स्ट स्टेट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. एथलीट्स के अंदर माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस, एथलीट्स को चाहिए कि वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें. इसके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है वो सबसे बेहतरीन तरीका है. वन बाय वन हम इनकी फर्दर डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे. थर्ड हमारे पास है विजुलाइज सक्सेस. एंड लास्ट जो है वो यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक. जो विजुलाइज सक्सेस है इसको हम इमेजरी के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं. इमेजरी इज अ सेपरेट चैप्टर दैट वी विल स्टडी हेयर. उससे रेलिवेंट भी आपको एक पूरी वीडियो जो है वो मिल जाएगी, आप उसको वहां से स्टडी कर सकते हैं. पॉजिटिव सेल्फ टॉक को आप यूज कर सकते हैं. जितना पॉजिटिव आप अपने आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे उतनी पॉजिटिव प्रोडक्शन आपको मिल सकती है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं. सो हियर इज माइंडफुलनेस प्रैक्टिस गाइड. हम इससे देखते हैं कि हम किस तरह से माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. Find a place where you can sit quietly and be undisturbed for a few minutes. Begin by bringing your attention to the present moment by noticing your breathing. Pay attention to your breath as it enters and then leaves your body. Before long, your mind will begin to wander, pulling you out of the present moment. That's okay. Notice your thoughts and feelings as if you were an outside observer watching what's happening in your brain. Take note of your thoughts and feelings and then allow yourself to return to your breathing. Sometimes you might feel frustrated or bored. That's okay. These are just a few more feelings to notice. Your mind might start going into planning, strategizing, or worry. Just notice where your thoughts are going. Accept what's happening without any judgment or any need for it to be different. Then whenever you're able to, return your concentration to your breathing. Notice where you feel it. Do you feel the breath in your nose, maybe in your throat, in your chest, or deeper down in your belly? There's no right answer. The key is to pay attention.
continue this process of observing your thoughts as they come without any judgment, and then let them go as you return your focus to your breath. If you notice your mind wandering, let the thoughts come and go like waves on the beach, always returning your attention to the present moment by coming back to the breath. Your one and only task is to be present, to continue to remember to bring your focus to your breath, which grounds you in this moment. Whether that's easy to do or difficult today, it's okay. Continue to bring yourself back and back and back to the breath. Positive self-talk. Get rid of internal negative chatter. To change your self-talk, you need to become aware of the negative chatter that runs through your mind. When you say negative things to yourself, your mind will prevent you from being successful at the task. So, the next time you catch yourself saying "I can't," change it to "Why can't you?" Do this each time you find yourself saying something negative. Don't be harsh on yourself when you face a setback. When things go wrong, avoid admonishing yourself. For instance, when you're running late for work, don't tell yourself, "I am late for work. Now I will have to face the wrath of my boss." Instead, practice positive self-talk and tell yourself, "I better call the office to let them know I will be in late." By doing this, you are telling yourself that it's not a catastrophe and that you will overcome this inconvenience. Look at your social gaffes positively. People often flounder in social situations. When something embarrassing happens to you in a social setting, or if you feel nervous, practice positive self-talk to get over it. For instance, instead of telling yourself, "I get nervous at parties," tell yourself, "I feel a bit weird at parties, but I like going and meeting interesting people."
Build your self-esteem. If you are used to being harsh on yourself, you may generally be aware of the times when you beat yourself up with self-talk. Make a conscious effort to use self-talk to build your self-esteem. Speak to yourself in an encouraging and positive manner. For instance, you might usually call yourself stupid when things go wrong. Instead, remind yourself that everybody makes mistakes and that experiences, positive and negative, help people grow.